आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली कई सदियों से सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व देश की सभ्यता की अदम्य भावना को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जयपुर में TIE ग्लोबल समिट 2026 में निवेशकों और उद्योगपतियों से की चर्चा। भोपाल में 16 जनवरी से महाभारत पर केंद्रित देश का अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन होगा। और प्रदेश में कोहरे के साथ गिरा पारा, 20 जिलों में स्कूलों की छुट्टी, कई जिलों में बदला समय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के सोमनाथ जाएंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में सोमनाथ में पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रमों की योजना है। सोमनाथ में 8 से 11 जनवरी तक कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले आज श्री मोदी ने कहा कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि यह वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांताओं द्वारा सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ शब्द सुनते ही देशवासियों के मन में अद्भुत साहस और गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि देश की शाश्वत परंपरा का प्रतीक सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के पश्चिम तटीय इलाके प्रभास पाटन में स्थित है। सोमनाथ हमें यह बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। यह विश्वास का वह स्वर है जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राजस्थान डिजी फेस्ट TIE ग्लोबल समिट 2026 में मध्य प्रदेश राज्य सत्र में भाग लिया। डॉक्टर यादव ने यहां प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा कर मध्य प्रदेश की उद्योग हितैषी नीतियों, निवेश अनुकूल वातावरण और संभावनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सदियों से अपनी समृद्ध साझा विरासत, संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों साझा विरासत सदियों से, लेकिन नदियों के मामले में थोड़ा मध्य प्रदेश भाग्यशाली। हमारे यहाँ नदियों का मायका है, लगभग 250 से ज्यादा नदियां, लेकिन राजस्थान की थोड़ी कठिनाई है। हमने माननीय भजनलाल जी के साथ बात की, उन्होंने कहा मोहन जी अगर ये मदद हो जाए तो हमारे 13-14 जिले में पीने के पानी से लेकर उद्योग धंधे, भविष्य की संभावनाओं के लिए अच्छा हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल कर देंगे, 5% क्या 7% भी देना हो तो दे देंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लाया गया है। श्री चौहान ने तमिलनाडु के ईरोड में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि योजना में लाभार्थियों के लिए रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को भुगतान समय पर मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि रोजगार मिलने के 15 दिन में लाभार्थियों का राशि का भुगतान न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा ताकि किसानों को लाभ मिलता रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में खत बात ए मोदी नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि ये पुस्तक वर्ष 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिए गए भाषणों का संकलन है। उन्होंने कहा कि इन भाषणों में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर आधारित प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली का प्रमुखता से वर्णन किया गया है। ये पुस्तक प्रधानमंत्री के उर्दू भाषा में अनुवादित भाषणों का संकलन है, जिसे उर्दू भाषा के राष्ट्रीय संवर्धन परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की महागाथा महाभारत पर केंद्रित देश का पहला और अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन भोपाल के भारत भवन में 16 से 24 जनवरी तक किया जाएगा। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अंतर्गत वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
इस 9 दिवसीय समागम में महाभारत के विभिन्न आयामों को लेकर नाटक, नृत्य नाट्य, कठपुतली, कार्यशाला, लोक एवं शास्त्रीय प्रस्तुतियां, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इमर्सिव डोम थिएटर के माध्यम से युद्ध के खिलाफ शांति का संदेश दिया जाएगा। इस आयोजन को लेकर वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने आकाशवाणी के साथ जानकारी साझा की। महाभारत ये लगभग 9 दिवसीय समागम है जो भारत भवन भोपाल में आयोजित होगा। इसका जो अनुशासन है वो वैश्विक अंदाज में ही है, जिसमें जापान, श्रीलंका और इंडोनेशिया के प्रस्तुतियां भी होंगी। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ के भी जो कलाकार हैं, रचनाकार हैं, वो इसमें सहभागी होंगे। फिल्म के प्रदर्शन भी होंगे, कठपुतलियों की प्रस्तुतियां भी होंगी, नाटक भी हैं, कविता भी है, संगीत भी है, लोक और जनजातीय कलाकारों की प्रस्तुतियां भी हैं। वर्ष 2025 देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ है। इस दौरान नीतियां प्रगति में और संकल्प प्रभाव में बदला है। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज प्रस्तुत है ऊर्जा क्षेत्र में पिछले वर्ष हुई प्रगति पर चर्चा। 2025 में बिजली, परमाणु ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और रणनीतिक खनिजों से जुड़े लंबे समय से लंबित सुधारों को जमीन पर लागू किया गया। 2025 में शांति विधेयक के पारित होने के साथ ही भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में दशकों से चली आ रही रुकावट समाप्त हुई। हम नए नए डैम बना रहे हैं ताकि हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा के द्वार खोल दिए हैं। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के जरिए भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर अपनी रणनीति बदली और लंबे समय से चली आ रही कमजोरियों पर ध्यान दिया। देश के बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बिजली संशोधन विधेयक 2025 लाया गया, जिसमें बिजली वितरण में प्रतिस्पर्धा, नेटवर्क के आधुनिकीकरण और वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया गया। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी 2025 में भारत की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका और मजबूत हुई। बड़े सौर पार्कों और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से लेकर पीएम सूर्य घर योजना और किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना तक स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार घरों, खेतों और उद्योगों तक पहुंचा। 2025 के मध्य तक भारत कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में दुनिया में चौथे, पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत अब कुल स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 44% है, जो 2030 के लक्ष्य से अधिक है। साथ ही भारत की जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में भी लगातार कमी आई है। सौम्य शरण के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश सरकार महाविद्यालयों में पढ़ाई व्यवस्था को सुधारने के लिए 1239 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करेगी। इसके लिए एमपीपीएससी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2022 से अब तक 3 साल में एमपीपीएससी चौथी बार असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती करेगी। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। तेज सर्दी और कोहरे को देखते हुए प्रदेश के 20 जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। नर्मदापुरम में अगले 2 दिन 6 और 7 जनवरी नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टी की गई है। भोपाल और धार जिलों में बच्चों को ठंड से राहत देने के लिए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जिले में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी घटकर 15 मीटर रह गई। वहीं ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, उमरिया, राजगढ़ सहित कई जिलों में शीतलहर का असर देखा गया है। खंडवा में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना जिले में ठंड और शीतलहर के प्रकोप से कलेक्टर उषा परमार ने 8वीं तक के स्कूलों के लिए कल और 7 जनवरी को अवकाश घोषित किया है। अशोकनगर में एसआईआर के तहत नो मैपिंग वाले मतदाताओं को ईआरओ, एईआरओ द्वारा नोटिस सुनवाई प्रारंभ हो गई है। सागर संभागायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन से सैंपल लेकर पानी की जांच कराई जाए। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों के निराकरण में आगरमालवा पुलिस ने 93.42% संतुष्टि के साथ लगातार ए ग्रेड प्राप्त किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।